नमस्कार। पॉलिटी में शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन पढ़ रहे थे, जिसमें नगर पालिका हमारा टॉपिक चल रहा है। नगर पालिका के संवैधानिक प्रावधान, ये संविधान के आर्टिकल में नगर पालिका से संबंधित क्या क्या व्यवस्था है उसको हमने शुरू किया था और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आर्टिकल 243 आर को पढ़ेंगे, जिसमें नगर पालिका की संरचना की बात की गई है। तो हेडिंग लगाते हैं नगर पालिका की संरचना। अनुच्छेद 243 आर, नगर पालिका और इसमें अनुच्छेद 243 आर 243 आर बात करता है नगर पालिका की संरचना। और इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है? इसमें पढ़ा जाता है कि नगर पालिका के सभी स्थान प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए सदस्यों से भरे जाएंगे। अब ये जो प्रत्यक्ष चुनाव होगा ये किस तरह से होगा? तो इस उद्देश्य के लिए या इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा, जिसे वार्ड के नाम से भी जाना जाएगा। यह वार्ड के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 243 आर को जो पढ़ते हैं ये बात करता है नगर पालिका के जितने भी स्थान हैं वो सीधे या प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जो चुने गए सदस्य हैं, सदस्यों से वो स्थान भरे जाएंगे। अब ये जो सदस्य चुने जाएंगे इसके लिए या ये जो निर्वाचन किया जाएगा इसके लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, जो चुनाव होगा, उस चुनाव का जो पृष्ठभूमि तैयार करनी है उसके लिए आवश्यक होगा क्या? प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा ताकि प्रत्यक्ष चुनाव हो सके और जो चुनाव में सदस्य जीते हैं उनसे नगर पालिका की सीटें भरी जा सके। इस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए? प्रत्यक्ष चुनाव कराने के लिए, सदस्य चुनने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा और ये जो विभाजन होगा इसे वार्ड कहा जाएगा। तो ये इसका पहला क्लोज कंप्लीट हुआ। उसके बाद कुछ शक्तियां राज्य विधानमंडल को भी इसमें दी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? राज्य विधानमंडल को शक्ति होगी कि नगर पालिका में कुछ व्यक्तियों की वो नियुक्ति कर सकता है। वो व्यक्ति कौन कौन होंगे? तो इसमें हम इसका, वो पहला हो गया क्लोज, इसको हम दूसरा क्लोज करके पढ़ सकते हैं। राज्य का राज्य विधानमंडल विधि द्वारा व्यवस्था कर सकता है क्या व्यवस्था कर सकता है? व्यवस्था कर सकता है नगर पालिका में
प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर सकता है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो नगर पालिका प्रशासन का अच्छा या विशेष ज्ञान रखता हो, उसे नगर पालिका में स्थापित कर सकता है, उसकी नियुक्ति कर सकता है नगर पालिका में। लेकिन इस व्यक्ति के लिए क्या बाधाएं होंगी? इस पर प्रतिबंध होगा कि ये व्यक्ति सभा में वोट नहीं कर पाएगा। तो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है जो नगर पालिका प्रशासन का अच्छा अनुभवी हो, उसकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है। उसके बाद और क्या व्यवस्था कर सकता है राज्य? और व्यवस्था कर सकता है लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में, या ऐसे लिखते हैं प्रतिनिधित्व कर सकता है जिनके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में उस नगर पालिका का पूर्ण या आंशिक क्षेत्र आता हो। राज्य विधानमंडल मतलब राज्य सरकार नगर पालिका में ऐसे लोगों की व्यवस्था कर सकता है। कैसे लोगों की? जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं जहाँ से वो जीते हैं, उन क्षेत्रों में उस नगर पालिका का थोड़ा या पूर्ण क्षेत्र आता हो। भाषा तो ऐसे ही होती है, संविधान की कठोर भाषा है, कठोरता से ही समझनी होगी, ऐसे ही याद करना होता है प्रावधान। लेकिन अच्छी बात यह है कि याद हो जाती है, समझ आ जाती हैं बातें, लोग करते आए हैं याद, तो आप भी कर सकते हो, उसमें क्या है। और किसकी व्यवस्था कर सकता है? और व्यवस्था कर सकता है, सी चलेगा ना? हाँ, और किसकी व्यवस्था कर सकता है? व्यवस्था कर सकता है राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य जो उस नगर पालिका के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, तो ऐसे सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है।
अभी बताया, पढ़ना पड़ेगा। भाषा, कठोर भाषा आसान हो जाती है पढ़ने से, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या व्यवस्था कर सकता है, और व्यवस्था कर सकता है 243 आर में ही वार्ड समिति के अध्यक्षों से संबंधित प्रावधान कर सकता है। 243 आर और क्या कर सकता है, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के निर्वाचन से संबंधित रीति या रूल या विधि या नियम, या इसको विनियमित कर सकता है। नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद होगा उसके निर्वाचन से संबंधित विधि भी राज्य विधानमंडल ही तैयार करेगा। जो वार्ड समिति है, वार्ड समिति के अध्यक्ष से संबंधित प्रावधान कर सकता है। ये सारी शक्ति राज्य विधानमंडल को होगी। 243 आर में इसका प्रावधान पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, आर के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। और एस क्या है, वार्ड समिति। वेरी गुड। अनुच्छेद 243 एस, अनुच्छेद 243 एस बात करता है वार्ड समिति आदि का गठन और संरचना। देखो, वार्ड समिति के साथ आदि शब्द जुड़ गया है तो इसका मतलब है ये वार्ड समिति के अतिरिक्त अन्य समिति की भी बात कर रहा है। आदि में तो यही आ गया ना। अगर ये बात करता केवल वार्ड समिति की तो केवल वार्ड समिति के संबंध में ही बात की जा रही थी। वार्ड समिति है क्या? वार्ड समिति निर्भर करती है नगर पालिका के क्षेत्र पर जिसमें 3 लाख या 3 लाख से अधिक की आबादी हो। लिखते हैं वार्ड समिति। वार्ड समिति का मतलब क्या है? वार्ड समिति का मतलब है कि नगर पालिका का वो क्षेत्र जिसमें 3 लाख या उससे अधिक की आबादी निवास करती हो, ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड समिति की परिभाषा क्या है? वार्ड समिति की परिभाषा है नगर पालिका का वो क्षेत्र जिसमें 3 लाख या 3 लाख से अधिक की आबादी रहती हो, ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र के भीतर वार्ड समिति का गठन किया जाएगा। और वार्ड का मतलब क्या है? वार्ड का मतलब था वो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से या जिसकी आबादी प्रत्यक्ष
निर्वाचन के द्वारा नगर पालिका के सदस्यों को चुनती है। अभी तो पढ़ा था थोड़ी देर पहले। वार्ड का मतलब क्या है? वार्ड का मतलब है कि नगर पालिका के चुनाव में जो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं उनके जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन होता है, इसको हम लिखेंगे नगर पालिका का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र। नगर पालिका का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र ही क्या कहलाएगा? वार्ड कहलाएगा। ठीक है। वार्ड समिति क्या होगी? वार्ड समिति होगी नगर पालिका का वो क्षेत्र जिसमें 3 लाख या 3 लाख से अधिक की आबादी निवास करती हो। ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड समिति का गठन कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 243 में सबसे पहली बात तो हम यही लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के द्वारा, मतलब राज्य विधानमंडल को ये शक्ति होगी कि जो वार्ड समिति है इसकी संरचना कैसी हो और इसमें जो सदस्यों को भरा जाएगा उसके लिए क्या विधि अपनाई जाए। अनुच्छेद 243 में कहा गया है आगे कि वार्ड समिति की संरचना से संबंधित तथा वार्ड समिति में स्थानों को भरने संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? वार्ड समिति, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वार्ड समिति की संरचना कौन तय करेगा? तो राज्य विधानमंडल तय करेगा। वार्ड समिति में जो सदस्यों की नियुक्ति है या जो स्थानों की भरपाई है, स्थानों को जो भरेगा, कौन किस रीति से भरे जाएंगे? जिस रीति को राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल तय कर देगा उसी रीति से भरे जाएंगे। उसके बाद ये वार्ड समिति के सदस्यों की बात करता है। वार्ड समिति में सदस्य कौन होगा? देखो, नगर पालिका का वो सदस्य जो किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आसान भाषा में ऐसे समझेंगे हम, वार्ड समिति का सदस्य, वार्ड समिति का सदस्य का मतलब नगर पालिका का सदस्य जो किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो उस वार्ड का सदस्य कहलाएगा। नगर पालिका का सदस्य जो जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो उस वार्ड का सदस्य कहलाएगा। और वार्ड समिति के अध्यक्ष की बात करें, वार्ड समिति का अध्यक्ष, तो वार्ड समिति के जो अध्यक्ष हैं इसे दो तरह से समझा जाएगा। सबसे पहला जो है, समिति का जो गठन हुआ है वो कैसे हुआ है? देखो, समिति दो तरह से गठित होगी। एक वार्ड समिति तो वो है जो एक वार्ड से मिलकर बनी है, इसको ऊपर लिखते हैं। एक वार्ड समिति तो वो होगी जो एक वार्ड से मिलकर बनी, और एक वार्ड समिति वो होगी जो एक से अधिक वार्ड के मिलने से बनी है। वार्ड समिति के अध्यक्ष की बात की जा रही है। बात करते हैं वार्ड समिति की। वार्ड समिति दो तरह से गठित होगी। एक वार्ड समिति तो वो होगी जो एक वार्ड से मिलकर बनी है। एक वार्ड समिति वो होगी जो एक से अधिक वार्ड से मिलकर बनी है।
अब जो एक वार्ड से मिलकर बनी समिति है, इसका जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? इसका अध्यक्ष इसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। तो हम इसे अपनी भाषा में कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे कि नगर पालिका सदस्य जो किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है वो उस वार्ड का सदस्य हो गया, और यही सदस्य इसका क्या माना जाएगा? अध्यक्ष माना जाएगा। इसको ऐसे ही समझेंगे। कोई ऐसी वार्ड समिति जो एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो सदस्य थे इनके बीच निर्वाचन होगा। अब जितने वार्ड उतने सदस्य, और जितने सदस्य उतने ही अध्यक्ष। ऐसे समझते हैं कि कोई वार्ड समिति 3 वार्ड से मिलकर बनी है, 3 वार्डों से, वार्ड ए, वार्ड बी और वार्ड सी। ए का प्रतिनिधित्व जो करेगा वो क्या होगा? इसका अध्यक्ष मान रहे थे हम यहां तो, या इसको भी हम अध्यक्ष नहीं कहेंगे। ए वार्ड समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, एक है बी वार्ड समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य, और एक है सी वार्ड समिति का प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य। क्योंकि ये वार्ड समिति 3 वार्ड से मिलकर बनी है, तो अब इन तीनों प्रतिनिधियों के बीच क्या होगा? निर्वाचन। और निर्वाचन में जो व्यक्ति चुना जाएगा वही व्यक्ति क्या होगा? अध्यक्ष होगा। फिर से, जो वार्ड समिति है, वार्ड समिति का जो गठन होता है वो नगर पालिका के ऐसे क्षेत्र से जिसकी आबादी 3 लाख या 3 लाख से अधिक है। वार्ड समिति एक वार्ड या एक से अधिक वार्ड से मिलकर भी गठित की जा सकती है। वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? किसी नगर पालिका का सदस्य जो किसी वार्ड का प्रतिनिधित्व करता है वो उस वार्ड का सदस्य हुआ। साधारण सी बात है। वार्ड समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वार्ड समिति के अध्यक्ष की जब बात आती है तो इसमें दोनों समितियों को पढ़ा जाता है। एक वार्ड समिति तो वो है जो एक वार्ड से मिलकर बनी है, एक वार्ड समिति वो है जो एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनी है। अब जो एक वार्ड से मिलकर बनी समिति है उसका जो अध्यक्ष होगा, तो जो उस वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रहा है वो सदस्य ही उस वार्ड का अध्यक्ष माना जाएगा, या उस वार्ड समिति का अध्यक्ष माना जाएगा। फिर से, जो वार्ड समिति एक वार्ड से मिलकर बनी है और इस वार्ड का जो प्रतिनिधित्व करने वाला सदस्य है, ये सदस्य ही इस वार्ड समिति का अध्यक्ष होगा। एक ऐसी वार्ड समिति है जो 3, 4 या 2 या 10 वार्डों से मिलकर बनी है, तो ऐसे वार्ड समिति में जो वार्ड हैं जो एक से अधिक है, उन वार्डों के जो प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य हैं उन सदस्यों का निर्वाचन होगा, और उन सदस्यों में से निर्वाचित कोई एक व्यक्ति उस वार्ड समिति का अध्यक्ष बनेगा। बहुत साधारण सी बात थी। साधारण ही बातों में साधारण तरीके से ही समझाने की कोशिश की है। इसको लिखोगे, पढ़ोगे, ये आ जाएगा समझ में, है ना। उसके बाद इसमें एक फैक्ट और लिखेंगे 243S में। वो क्या है? 243S में लिखेंगे कि राज्य विधानमंडल वार्ड समिति के अतिरिक्त अन्य समिति का प्रावधान भी
कर सकता है। ठीक है, हमारा अनुच्छेद 243 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 243 ये बात करता है सीटों में आरक्षण की। अनुच्छेद 243 सीटों पर आरक्षण। इसको तीन तरह से पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो है, नगर पालिका की सीटों पर एससी एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण प्राप्त होगा। ये क्या कह रहा है? नगर पालिका की सीटों पर एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर आरक्षण होगा, रिजर्व कर दी जाएंगी कुछ सीटें। फिर उसके बाद इसमें दूसरा क्लोज क्या पढ़ेंगे हम, कि जो एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका मतलब क्या है कहने का? इसका मतलब यह है कि जो एससी एसटी को आरक्षण दिया गया था सीटों पर, ऐसा मान के चलते हैं नगर पालिका में कुल 100 सीटें थी। 100 सीटों में उनकी आबादी के अनुसार, एससी एसटी की आबादी के अनुसार इन्हें कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई? 30 सीटें आरक्षित कर दी गई। 30 सीट पर कौन जा सकता है? केवल एससी एसटी का ही व्यक्ति जा सकता है। ठीक है, ठीक है। अभी जो 30 सीटें एससी एसटी को दी गई है, इस 30 सीट का 1/3 सीट महिलाओं को जाएगा। कैसे? 30 सीट में 20 सीटें तो अब जो मेल एससी एसटी हैं, और जो 10 सीटें हैं वो फीमेल एससी एसटी को दी जाएंगी। ये 1/3 की बात कर रहा है, जो कुल आरक्षित सीटें हैं उसके 1/3 की बात कर रहा है। अब कुल कितनी थी? 30। 30 में से 1/3 जब निकालोगे तो 10 सीटें निकलती है, और वो किसको जानी है? एससी एसटी महिलाओं को जानी है। तो बचती कितनी है? 20 सीटें मिलती हैं फिर एससी एसटी पुरुषों को। ये कहना चाह रहा है। इसमें तीसरी बात क्या लिखेंगे? इसमें तीसरी बात लिखेंगे कि नगर पालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरी जाने वाली सीटों का 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करना होगा। और इसमें जो है एससी एसटी महिलाओं को प्राप्त सीटें भी शामिल होंगी। महिलाओं के लिए
रखी जाएंगी। ठीक है, 1/3 सीट प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा जितनी भी सीटें भरी जाएंगी। इसमें एक बात और भी ध्यान रखना कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लिए सीटों से संबंधित कुछ उपबंध राज्य विधानमंडल कर सकता है। ये फैक्ट इसमें पढ़ लेना ठीक होगा, इसमें पढ़ लो इसे। राज्य विधानमंडल जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कुछ सीटें व्यवस्थित कर सकता है। तो इसमें आज इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।